संघर्ष द स्ट्रगल। ये है हमारा चैनल और आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। और दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में हम बात कर रहे हैं नदियों की। तो गंगा हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो चुकी और पठारी भाग की अधिकतम नदियों और उन बेसिनों की बात हो चुकी और उनके साथ नदियों, नदी बेसिनों और उनकी सहायक एवं शाखा नदियों के बारे में भी बात हो चुकी। अब बारी है पठारी भाग की उन नदियों की जो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि वो अरब सागर में जाकर गिरती है। आज हम बात करेंगे उन नदियों की। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जो पठारी भाग से निकलती है। तो इनमें यदि हम बात करें तो प्रमुख है नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है और जबलपुर के पास यह एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले, नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक पठार के पश्चिम में है। इसकी ऊंचाई लगभग 1057 मीटर है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य श्रेणी के बीच एक रिफ्ट घाटी, दरार घाटी। अब दोस्तों होता यह है, रिफ्ट घाटी मान लीजिए ये एक सतह है, सरफेस है। किसी वजह से ये जो हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा मान लीजिए ऐसे दब जाता है, ये हिस्सा पूरा नीचे की ओर बैठ जाता है, तो एक जो घाटी बनेगी उसको हम रिफ्ट घाटी कहेंगे। तो इसी रिफ्ट घाटी में बहते हुए यह जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों में एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह भरौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। भरौच, जिसका प्राचीन नाम भृगु कक्ष भी है, भरौच गुप्त का चंद्र मौर्य काल और गुप्त काल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिससे कि अरब और यूनान के साथ व्यापार होता था। जहां से ये काफी इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। यहाँ दक्षिण में अरब सागर मिलती है। यहाँ 27 किलोमीटर लंबा एक ज्वार नदमुख बनाती है। दोस्तों ध्यान रहे कि पश्चिम की ओर जाने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं, ज्वार नदमुख बनाती है। मैक्सिमम है, भारत से होकर बहने वाली नदियों में एकमात्र सिंधु ही है जो कि अरब सागर में गिरती है और इसके साथ ही वो डेल्टा बनाती है। बाकी सभी नदियां ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत इस नदी पर अन्य बांधों के साथ साथ सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण भी किया गया। सरदार सरोवर परियोजना, तो आज दोस्तों पता है कि आपको सरदार सरोवर परियोजना पर जो बांध है उसी के पास ये स्टैच्यू बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति लगाई गई है। काफी ये चर्चा में रहा है, विवादों में भी रहा, आलोचना भी हुई और तारीफ भी। तो चलिए हम नर्मदा के उद्गम की बात करते हैं। नर्मदा का उद्गम जो है मान ये है हमारा, जहां से होता है। इसके बाद यहाँ देखें कि बरगी डैम है, इस पर एक औरांग नदी है, बरना, कोलार, चंकेसर, हिरन, ये है नदियां लेफ्ट हैंड से आने वाली, सॉरी राइट हैंड से आने वाली नदियां। बरगी, एक तो बरगी है, बरगी नदी भी है और बरगी डैम, उसी पर डैम है। फिर औरांग, बरना, कोलार, चंकेसर, हिरन। मुझे लगा चंद्रशेखर लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये चंद्रशेखर नहीं चंकेसर है। फिर हम जब दक्षिण से बात करें तो यहाँ पर एक है बंजर, सार, सक्कर, देनवाई, तवा, और इस पर यहाँ पर एक इंदिरा सागर परियोजना भी है, नर्मदा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। फिर बोराड़ एक नदी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार सरोवर परियोजना है, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो ये है बोराड़, और यहाँ पर इंदिरा सागर एक परियोजना है। बोराड़ नदी, तावा, देनवाई, सक्कर, सार, बंजर और बुरहनेर, ये सारी नदियां हैं जो यहाँ की इसकी सहायक नदियां हैं। ये लेफ्ट हैंड से मिलने वाली, ये जैसे कि बोराड़, तावा, देनवाई, सक्कर, सार, बंजर और बुरहनेर जो है
ये नदियां जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आकर इसमें मिलती है। तो दोस्तों ये थी इसकी सहायक नदियां। और ये है सरदार सरोवर बांध के पर बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के एकीकरण में इनका सब बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं तापी नदी की। नर्मदा की ही तरह तापी भी पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलती है, जहां पर मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। नर्मदा की तरह यह भी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में एक भ्रंश घाटी है जिसके बाकी नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे महादेव हिल्स वगैरह है। यह 724 किलोमीटर लंबी और इसका जल प्रवाह क्षेत्रफल जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग 79% बेसिन महाराष्ट्र में, 15% एमपी में और शेष 6% जो है गुजरात में है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं, वे अरावली के दक्षिण से निकलती है। दोस्तों तापी के किनारे एक जो प्रमुख शहर है गुजरात का वो है सूरत। तो चलिए एक तापी को भी एक बार देख लेते हैं। यहां से चलिए एक तापी को, यहाँ पर यह है सूरत, इधर अमरावती, ये है अरेबियन सी, इसी पर है काकरापार बैरेज, उकाई डैम, काकरापार बैरेज। काकरापार कुछ और भी फेमस है, काकरापार एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है काकरापार में। तो दोस्तों ये है तापी नदी। हाँ तापी कौन सी है, कौन सी, सॉरी ये पूर्णा है, ये तापी यहाँ से निकलेगी, यहाँ बैतूल जिले के से यहाँ पर से तापी निकल रही है। और आगे इसमें देखिए नदियां कौन सी मिल रही है। एक बुरहानपुर जगह है, इसमें जो प्रमुख नदियां हैं इसमें आके मिलती है वो है एक पूर्णा, पंजरा और सीवन। और अब यदि हम इसकी राइट हैंड से देखें तो कोई खास बहुत बड़ी नदी इसमें आके मिलती नहीं दिख रही। छोटी छोटी बहुत असंख्य धाराएं हैं, क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है, एक रिफ्ट घाटी में बह रही है, इसलिए इसमें बहुत सारी, इसमें जबकि मुख्य सहायक नदी इसकी पूर्णा, पंजारा और सिवान है, शिवम या सिवन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम सारावती नदी। सारावती नदी जो है यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। इस नदी पर गरसोपा जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 271 मीटर है, इसके नाम जोग जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है, सारावती नदी पर। पश्चिम घाट में स्थित पालघाट दर्रे से होकर यह बहती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 13 किलोमीटर है। पन्नानी नदी भी इसी पालघाट दर्रे से होकर बहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पश्चिमी घाट को पार करने के लिए 3 ही रास्ते हैं, पालघाट, थालघाट और भोरघाट। तो ये पालघाट से होकर बहती है। तो दोस्तों ये है सारावती नदी का ज्वार नदमुख एस्चुरी। और ये सारावती नदी के किनारे आप देख सकते हैं गरसोपा क्रॉस है, सारावती वैली पॉइंट, गरसोपा रिजर्वायर, इसी में है जोग फॉल, यहाँ पर देखिए ये है जोग फॉल। और फिर यहाँ मतलब इसके जोग फॉल को कई जगह दिखाया जा रहा है, ये इन्हीं में से कोई होना चाहिए, ये गूगल मैप पर मैं देख रहा हूँ। और इसी में सारावती ट्रेल होम स्टे है। और आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस पर एक रिजर्वायर भी है, लिंगा मक्की रिजर्वायर, क्या है, लिंगन मक्की रिजर्वायर, इसी पर है। फिर इसी के किनारे सारावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर ये आगे बढ़कर आप देख सकते हैं ये है हमारा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण पश्चिम में इधर से ही कहीं यहीं से इसके आसपास से निकलती है ये सारावती नदी। ये गूगल मैप था दोस्तों, जिसमें थोड़ा मैंने कोशिश किया अधिक से अधिक जानकारी देने की। आप यदि और कुछ चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। अब है माही नदी। माही नदी का जो उद्गम स्रोत है मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में से है।
यह दक्षिण पश्चिम में आनंद तथा बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है। आनंद गुजरात में है और बांसवाड़ा जो है राजस्थान में है। अंततः ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी जिसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल को अपवाहित करने वाली नदियों में इसके अलावा जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल को अपवाहित करने वाली नदियों में उल्हास, सावित्री, वशिष्ठ, नेत्रावती, पेरियार तथा पंबियार मुख्य हैं। पेरियार नदी काफी प्रमुख नदी है, केरल की एक नदी है, और पंबियार भी, जिस पर केरल में इस पर काफी नदी घाटी परियोजनाएं भी है, बहुत सारे डैम्स वगैरह हैं जिसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका माही नदी का, माही बेसिन को। ये है माही नदी जो कि यहाँ ये इधर राजस्थान है, ये एमपी के से यहाँ से निकलती है ये। फिर आगे जाते हुए हाँ यहाँ से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां, ये जगह है राजसमंद, सोमकगार। इसमें बहुत सी छोटी छोटी नदियां मिलती है। ऐसे कुछ बड़ी नदी की बात करें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इसमें, बहुत लंबी नदी ये है नहीं। माही जो गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों ये था आज हमारा नदियों का इस सीरीज में हमारा आज आखिरी एपिसोड। नेक्स्ट अब एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के जलवायु की, और भारत की जलवायु पर बात करने से पहले हम जलवायु वर्गीकरण पर बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जलवायु वर्गीकरण के साथ, और भारत की जलवायु और जलवायु वर्गीकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।